अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आज पार्लियामान एक बार फिर मछली बाजार का मंजर पेश किए हुए था। ऑपोजिशन के शोर शराबे और अरकान कौमी असम्बली के आपस में गुत्थम गुत्ता होने के दौरान वफाकी हुकूमत ने तेजी से कानून साजी करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम कर दी। इससे पहले 20 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस एक्ट में तब्दीली करके तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को साइडलाइन करने की राह हमवार की गई थी। लेकिन जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने अपनी तकर्रुरी के फौरी बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया, तो अब हुकूमत ये तरमीम ले आई है। अगर इस तरमीम को देखा जाए तो ऐसा तासुर मिलता है कि महज जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने के लिए ये कानून साजी की जा रही हो। हुकूमत ने एक और बिल पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है, मजीद 17 जजेस ऐड किए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली से पास करवाकर आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से चेहरे पर कालक मल रहे हैं। कानून साजी का ये अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामान की तौहीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए कहा कि आज जमहूरियत को बादशाहत पे तब्दील कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बढ़ा रहे, अपनी मर्जी के जजेस ला रहे हैं। जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है, इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की इज्जत करते हैं, साथ मिलकर लाए अमल तय करेंगे। अब हम अवामी असम्बलियां लगाएंगे। पार्लियामेंट जो है ना, इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें न आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। जो मौलाना साहब ने बात की, हम बिल्कुल मौलाना साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजुकेशन। वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारर साहब ने आज पास की गई कानून साजी की वजाहत पेश करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी सोच विचार के बाद दैट नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 34, 34 कर दिया गया, लिखा गया अप टू 34। तो ये नंबर ये है कि जुडिशल कमीशन अपनी पेंडेंसी को सामने रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे कितने चाहिए, उसे रजिस्ट्रीज पे कितने चाहिए, ताकि ये जो 60-63 हजार का फिगर है ये नीचे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए एहतजाज का इंदिया दिया। कहते हैं कि अगर हम उठ खड़े ना हुए तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। हमारी जानें और इज्जतें हकीर हो चुकी हैं। सवाबी जलसा एक नई इब्तिदा होगी। हमारी तहरीक इमरान खान की रिहाई पर खत्म होगी। हम एड़ियां रगड़ कर मर जाएंगे अगर हम उठ के खड़े ना हुए। हमारी जान जो है बिल्कुल हकीर हो चुकी है, हमारी इज्जत हकीर हो चुकी है कि 9 तारीख एक नई इब्तिदा होगी। सवाबी में हम ऐलान करेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वो तहरीक चलाएंगे जो इमरान खान की आज़ादी पर ख़त्म होगी। और नाज़रीन, आज जिस तरह से बड़े स्विफ्टली हुकूमत ने ये बिल्स पास किए हैं, अगेन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और अमेंडमेंट जो है वो की तजवीज़ हुई है एक्सटेंड करने के लिए सर्विस टेन्योर ऑफ मिलिट्री चीफ्स। सो 5 साल, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देने की। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें भी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जज और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को ऐड किया जाएगा। और ये भी आपको याद होगा कि 20 सितंबर को जब प्रेसिडेंट साहब ने प्रोमलगेट किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का उसको अमेंड किया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिप्लेस वो हुए थे और ये जो रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
काजी फाइजीसा साहब, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसमें ऐड कर दिया था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब के चार्ज अस्यूम करने के फौरी बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वापस इस कमेटी का हिस्सा बने थे जब इसको कमेटी को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और एक्सक्लूड हो चुके थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। सो अब ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं? एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि कानून साजी के तहत और ये बिल्स पास किए जा रहे हैं, सियासतदानों का ऑलरेडी इस चीज़ पे एक रद्द-ए-अमल सामने नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अदालत में जाने का इंदिया दे दिया है, ऐलान कर दिया है। साथ साथ वो कह रहे हैं अवाम में भी आगाही जो है वो अवाम को बेदार किया जाएगा। सो इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो बिल्स आज हमने जिस तरह से इंट्रोड्यूस और फिर मंजूर होते हुए देखे, क्या वाकई पेंडेंसी ऑफ केसेस ही मकसद था या इक्तदार को तूल देना मकसूद है? देखिए, निज़ाम को बूत करना ज्यादा मकसूद है, और इस हवाले से ये फैसले बड़े स्ट्रेटेजिकली लिए गए थे पहले ही। और आप जितना मर्जी किसी चीज की जस्टिफिकेशन दे लें, बहरहाल किसी हुकूमत को कोई चीज सूट करती है तो वो ये करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस बिल्कुल है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पेंडेंसी देखें तो 80% से ज्यादा पेंडेंसी तो पाकिस्तान के लोअर कोर्ट्स के अंदर है। और वहां मसाइल जो के तू हैं। और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आप जो लास्ट आई, आई एम श्योर आपने भी उसको मुआयना किया होगा, तो उसमें भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 80% प्लस पेंडेंसी है वो तो नीचे है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल जरूर हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से, एक तो जो सुपीरियर जुडिशरी की हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है, जिसके बारे में मैं बहसियत एक तालिब इल्म के लिख भी चुका हूँ कि इवन अगर आप सिर्फ अपॉइंटमेंट्स को जहन में रखें तो जो जुडिशल पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है ओवर द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, उसको ये हमारे मुल्क के जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं ये रेजिस्ट करते रहे हैं फ्रॉम द डे वन। 73 के आइन से कि जब बना और उसके बाद से लेकर चीजों को यहाँ पर ऐसे ही आती रही है। अब अगर इसको आप देखें कि आज किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज भी ऐसे ही है। हुकूमत की इनग्रेस, एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस बड़ी है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर। बाय वर्च्यू ऑफ 26th अमेंडमेंट अब एक निज़ाम नया चल रहा है, तो जो लग रहा है वो मुझे इस निज़ाम को तकवीयत मिल रही है विद एवरी पासिंग डे। और भी जो बहुत कुछ हुआ है, आई एम श्योर उसके बारे में आप बात करना चाहेंगी, तो उससे यही अंदाजा हो रहा है कि चीजें, पहले इस निज़ाम ने हुकूमत को इंसुलेट किया, अब हुकूमत इस निज़ाम की इंसुलेशन को रीइंफोर्स कर रही है। अगर मैं कोशिश करूं प्रिसाइसली आपको कुछ बताने की, तो आप इससे तशबीह दे सकती हैं। राइट, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 पे ले जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 पे ले जाना, इसके पीछे भी क्या विजडम है। लेकिन उससे पहले अतर काज़मी साहब, आपको क्या मोटिव्स लगते हैं मौजूदा हुकूमत के? और जिस तरह मुनीफ साहब कह रहे हैं कि निज़ाम को मजबूत करना ही एम है। नहीं जी, मेरे ख्याल में देखिए, हुकूमत का बुनियादी मकसद है कि लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें चलाई जाएं, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया जाए, लोगों के डेमोक्रेटिक और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मजबूत किया जाए। तो उन सारी चीज़ों को सामने रख के हुकूमत ये कर रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को। बुनियादी तौर पर हुकूमत मुझे, आपको, मुनीफ साहब को, हम सबको मजबूत कर रही है। हुकूमतों का यही काम होता है। बाकी जो कुछ भी है वो मुनीफ साहब ने बता दिया आपको। देखें, जब से ये लोग आए हैं ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुनीफ साहब भी जो फरमा रहे थे कि निजाम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने इनसिक्योर लोग और इतना इनसिक्योर निजाम जो आने के बाद भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि हमने अपने आप को मजबूत करना है, वो इस मुल्क को कितना मजबूत करेंगे, वो इस मुल्क की मैशियत को कैसे मजबूत करेंगे, वो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब तक जो चीजें हुई हैं वो उस चीज की स्टोरी भी सुना रही हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद क्या कहीं पे भी आपको सियासी इस्तेकाम नजर आता है? कहीं पे भी आपको सियासी तौर पे ये हुकूमत स्टेबल या मजबूत नजर आती है, या संजीदा नजर आती है, या इनको कोई संजीदा लेता है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हुकूमत को खुद से करने की जरूरत है। सुबह अतर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? 26 अमेंडमेंट का पास होना और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाना, अभी तक तो जुडिशरी भी बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करिए, कोई बैकलैश आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं?
नहीं देखिए, बैकलैश आई डोंट नो कब आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं उससे तो कतई ये तासुर नहीं मिलता कि हुकूमत कंट्रोल में है और सारी चीजें हुकूमत इसी तरह कंट्रोल कर लेगी। बुनियादी मकसद तो एक सियासी इस्तेकाम को लेके आना है। बुनियादी मकसद जो एक बड़ा सियासी चैलेंज है इमरान खान साहब की जात की शक्ल में, उसको किसी तरीके से ओवरकम करना है। क्या इन सारी चीजों से क्या वो चीज खत्म हुई है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये जितनी हुकूमत स्टेप्स उठा रही है, एंड ऑफ द डे ये मजीद जो स्टेबिलिटी का फुकदान है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट ही करेगा। मुझे इससे कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नजर नहीं आ रही। मुनीब साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और गुज़िश्ता हफ्ते तक तो सुन रहे थे कि 24-25 तक लेके जाएंगे, ये 17 से इस नंबर को ये 34 कर देने के पीछे क्या मंतक है? देखिए, मैं अभी जो जिस तरह अतर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया, जारी बात है उसके अंदर वो उन्होंने एक सरकाज़म के अंदर बड़ा अच्छा बताया। तो मैंने किसी फिल्म के अंदर देखा था, तो वो कह रहा था कि मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। उसने कहा मेरी तरक्की होगी तो मुल्क की होगी ना, पहले मेरी तरक्की होनी चाहिए। मेरी तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। तो मैं यही कहूंगा कि हुकूमत की जो निज़ाम, हुकूमत की तरक्की ही निज़ाम की तरक्की है और निज़ाम की तरक्की मेरी, आपकी और अतर साहब की तरक्की है। देखिए, जो 34 जजेस के मामला है, अब वो जरूरत पड़ने पे, यानी उसका हुजम इतना बढ़ा दिया गया है कि सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली नीड, अगर जरूरत होगी तो 33 जज बढ़ा दिए जाएंगे, 33 तक तादाद जा सकती है, और एक जज तो जाहिर बात है चीफ जस्टिस होंगे, उनको मिलाकर 34 हो जाएंगे। लेकिन ये इसलिए किया गया है कि जब लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैलेंस बिगड़ गया है, क्योंकि मैं ढकी छुपी बात नहीं करूंगा, इस वक्त जो तासुर है वो ये कि नहीं, देखिए एक बड़ी फैट लॉट है जजेस की, जो कि उनको फिर इमरानदार जजेस कहा जाता है, उनको इमरान नवाज जजेस कहा जाता है, उनको पीटीआई की तरफ इंक्लाइंड जजेस कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से। उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम को भी इसीलिए लाया गया कि चीजों को बैलेंस आउट किया जाए। अब वो हमारे सामने मौजूद है, चाहे वो मुझे, आपको या किसी और को मुंह चढ़ाए, लेकिन वो पाकिस्तान के आइन का अब एक मजबूत हिस्सा बन चुका है, और फिलहाल तो वो मुझे कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, बहुत सारी चीजों की लॉजिक शायद बाद में जाके समझ आती है, पता चलती है, या लाने वालों को पता चल रही होती है, लेकिन उनको किया पहले जाता है क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा होती है। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जुडिशरी भी उतनी ही पोलराइज्ड है बदकिस्मती से जितने हमारे मुल्क के अवाम हैं इस वक्त। डिवीजन उतनी ही है बदकिस्मती से जो बंदियाल साहब के वक्त थी। उसके अंदर एक मजीद इजाफा आपको काजी फायज ईसा साहब के वक्त नजर आया। अब जो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो शायद बहुत आला कंडक्ट हो उनका अगले 3 सालों के अंदर, लेकिन निहायत एहतराम के साथ मैं करूंगा। मैं अब उम्मीदें लगाना मैंने छोड़ दी हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बुत तराशना शुरू कर देते हैं कि नहीं फौरी तौर पर जी बड़ा कमाल कोई शख्सियत आ गई और क्या होगा, बाद में जाके पता चलता है कि जो हुआ वो निहायत ही अफसोस था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नए सुप्रीम कोर्ट को इंस्टॉल करने की तरफ हुकूमत अब जा रही है बाय एडिंग अनदर सेट ऑफ 17 जजेस। देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसी वक्त मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये बुनियादी तौर पे अदलिया के ऊपर एक हमला है, अदलिया की आजादी के ऊपर हमला है। इसको आप किसी और तरीके से बिल्कुल कोई डिफाइन नहीं कर सकते। और अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने अदालतों को क्या बना दिया है कि अब हम जज भी 34 कर रहे हैं, बेंच भी हमारी मर्जी से बनेगा, हम ही बैठ के नया चीफ जस्टिस लगाएंगे, हम बैठ के आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उसको लगाएंगे। तो अब तो इन्होंने बेवकत कर दिया है अदलिया को, अनफॉर्चुनेटली। और ये भी हुकूमत ने अपने विल से किया है। बिल्कुल जी, हुकूमत ने किया है। ये हुकूमत के वजीर ने खड़े होके वहां पे बिल पेश किए हैं। ये मियां साहब का विजन है। जो कुछ भी हो रहा है ये नवाज शरीफ साहब का विजन है। इसमें आप भुट्टो साहब की जमहूरियत आपको नजर आ रही है, बिलावल का विजन है। कौन करता रहा, दौड़े लगाता रहा? यही लोग तो दौड़े लगा रहे। मियां साहब असेंबली में नहीं आते, वो बाकायदा उस दिन आए जिस दिन 26वीं तरमीम पास हुई, और एक बेवजन शेर भी सुना के गए बकौल मौलाना साहब के। तो ये सारा इनका विजन है। इनका ये जो करना चाह रहे हैं ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने आप को मजबूत करना है, और इसी वजह से ये कानून साजी कर रहे हैं।
मुनीब साहब, सर्विसेज चीफ्स की टेन्योर में ये जो एक्सटेंशन की दी गई है, तौसीह की गई है, आपको क्या नजर आता है ऐसे वक्त में? और पहले तो चलो इस पर डिबेट होती थी और फिर अप्रूवल्स आते थे सियासी जमातों के, वोटिंग होती थी, किसी को अगर एक्सटेंशन देना होता था। आज मौलाना साहब भी कह रहे थे कि ये निजामी मामला है, हर हुकूमत को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन इसको अब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये कि हमने तो कभी डिबेट होते नहीं देखी। बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चला गया था, तो एक कानून साजी करनी पड़ी और वो लाइन में खड़े होकर सब ने उसको वोट दिया। तो उससे पहले तो डिबेट मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी एजेंडे के ऊपर होकर ये हमने डिबेट करनी है। ये डिबेट नहीं होता, ये तो काम करने वाले होते हैं और इट्स ऑलवेज अ स्लिपरी स्लोप फॉर एनी गवर्नमेंट। ये तो करना ही पड़ता है। दूसरी बात रहेगी जी कि जो अब हुआ है, एक तो ये कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और ये बहुत अरसा पहले भी मैंने अर्ज किया था कि तमाम काम जो है जरूरी वो इसी साल किए जाएंगे। ये उनमें से एक काम था, बहुत जरूरी काम था और इसको इस साल कर लिया गया है। अब जो इस वक्त फौज की क़यादत है वो 2027 नवंबर तक वही रहेगी। ये निज़ाम को परपेचुएट तो खैर निज़ाम ऑलरेडी खुद को कर ही रहा है, लेकिन एक जो कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है वो इसी तरह जारी रहेगा। मैं जो जमीनी हालात नजर आ रहे हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुनीब साहब, वो तो कल के जो अमरीकी सदारती इंतखाब है उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए। अतर साहब, आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? ऑल्दो कि वो 7 स्विंग स्टेट्स के हम देख रहे थे, ओपिनियन पोल्स तो अभी बड़े एक मिक्स्ड किस्म के जो है वो सूरत सामने नजर आ रही है। अभी यू कांट टेल के कैमला हैरिस जो है उनको बढ़तरी हासिल है या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्वीप दीज इलेक्शंस, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आसान होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो पहले तो मैं समझ रहा था कि ये जो स्विंग स्टेट है इसमें से एक आधी स्टेट कोई ग्वाल मंडी में भी है, क्योंकि ट्रंप के एक मुशीर अचानक हमें मीडिया पे नजर आए और जिस तरीके से ट्रंप के जो साबिक मुशीर है उन्होंने जिस तरीके से मीडिया पे बैठ के कैंपेनिंग की पाकिस्तान में, तो मुझे तो लगा कि शायद ग्वाल मंडी से भी ट्रंप ने कोई वोट लेने, इस वजह से मशीर उन्होंने इतना खास बंदा पाकिस्तान भेजा हुआ है। इशू ये है कि क्या ट्रंप के आने से एकदम से पाकिस्तान की सियासत पे कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन पॉलिसीज जरूर चेंज होंगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो पॉलिसीज हैं उसमें वाज़ेह फर्क है। हम ओबामा की यहाँ पे बड़ी तारीफें करते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, लेकिन शायद पाकिस्तानियों के लिए ये खबर हो कि ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी साल में दुनिया पर 26,000 बम गिराए थे, 26,000 बम। तो डेमोक्रेट्स बड़े प्रो वॉर हैं, जो ट्रंप हैं उनका यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी बड़ा एक खास मौकिफ है, दीगर जम्मू के हवाले से भी खास मौकिफ है। तो अगर ट्रंप आते हैं तो हम एक बड़ी तब्दीली तो देखेंगे इंटरनेशनल सतह पे। मुनीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और आपको याद होगा इवन इन केस इफ कैमला हैरिस इफ शी विंस द रेस, आपको लगता है कि वो एक कोई जो बाइडेन साहब की जो एक लेगेसी थी, जो कि एक बोझ नजर आ रही थी, वो उसी को लेकर चलेंगी या उससे कोई एक फर्क उनकी एक पॉलिसी नजर आएगी? और आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब के टेन्योर के दौरान वो एक फोन कॉल का बड़ा जिक्र होता था जिसमें इमरान खान साहब को खुद कहना पड़ा था दैट ही वाज नॉट वेटिंग फॉर एनी फोन कॉल अगर बाइडेन फोन कॉल नहीं करते। सो किस किस्म के आप हालात देख रहे हैं आगे? देखिए, कुछ प्रेडिक्ट पे खैर क्या, लेकिन मैं जो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और जो मैंने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी जारी बात है, हम सब भी इधर उधर बहसियत सहाफी पता करते हैं चीज़ों को, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैं कुछ पिछले दिनों कुछ जो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स थे उनके साथ मेरा इत्तेफाक हुआ ऐसे इंटरेक्शन का, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मिले और उन्होंने दे वर वेरी क्विक टू आस्क कि कैन यू सेट इमरान खान फ्री, कैन यू हेल्प अस सेट इमरान खान फ्री। तो वो कहते हैं कि हमने उन्हें क्या जवाब देना था। एंड आई थिंक ये शायद ओवर एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि उधर से जैसे ही ट्रंप साहब आएंगे तो वो पहले ही अपने पीएस को कहेंगे कि यार पाकिस्तान का नंबर मिलाओ ताकि मैं इमरान खान साहब को भी रात को बाहर। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में वो किसी और लीडर को जानते ही नहीं है इमरान खान साहब के अलावा। वो मुशाहिद साहब बहुत नॉलेजेबल शख्सियत है, मुशाहिद साहब के नॉलेज या एक्सपीरियंस को तो मैं डाउट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो जो आज के जमीनी हालात हैं मैं कम से कम उसमें देख रहा हूँ कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या कैमला हैरिस आए,
मुझे कोई तब्दीली टुवर्ड्स पाकिस्तान पोजीशन में नजर नहीं आती, बिकॉज हम शायद इस वक्त इतना ज्यादा को मैटर नहीं करते और अमेरिका की प्लेट के ऊपर इस वक्त बहुत कुछ है जिसको उन्होंने डील करना है। राइट, थैंक यू सो मच मुनीर फारूक साहब, अतर कासिम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 तक कर दी गई और सर्विसेज चीफ्स की टेन्योर को 3 से 5 साल तक के लिए एनहांस कर दिया गया है। सो इस पर गुफ्तगू होगी, इसके पीछे मंतक क्या है, और चूंकि सियासतदान जो है वो ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज करना ऑपोजिशन शुरू हो चुकी है। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम और ये कानून साजी का ये अमल जो है, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामान की तौहीन है जिस तरह से किया जा रहा है, और ये किधर जाके ये सिलसिला रुकेगा। हमें लीगल एक्सपर्ट्स थोड़ी ज़रा इस हवाले से गाइडेंस ज़रूर देंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हाफिज एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, ये जो आज जिस तरह से बिल्स मंजूर हुए हैं, जरा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद, और चूंकि 25 की बात की जा रही थी, 17 से बढ़ा के 24-25 तक करी जाएगी, ये 34 तक का फिगर जो है वो कैसे सामने आता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजेस की तादाद 12 तक करने की ये जो तजवीज़ दी गई, इसके पीछे भी ज़रा लॉजिक बता दीजिएगा। क्या वाकई में वही बात है कि 6 जजेस और जिनके खत जो है वो सामने आया था, उसके बाद उनकी जो अक्सरियत थी उसको डिफ्यूज करने की कोशिश, एक ये अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अलीना ये है कि जो जजेस की स्ट्रेंथ आपके सामने आई है, ये लॉ ने एक प्रिस्क्राइब लिमिट कर दी है। अब आगे चीफ जस्टिस जो है उनके लिए होगा कि उन्हें 34 में कितने चाहिए, वो 25 कर लेते हैं, वो 28 कर लेते हैं, वो 30 कर लेते हैं। तो ये एक 34 जो है वो आपका फिगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए और इसी तरह इस्लामाबाद के लिए 12 है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो दूसरे चारों हाई कोर्ट्स हैं उनके फिगर्स भी जो है वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर आपका जितनी भी जुडिशल रिफॉर्म्स आप करते हैं तो हमेशा 3 चीज़ों पे बात की जाती है। एक बात की जाती है, और यही 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिससे पाकिस्तान की जो जुडिशल रैंकिंग है वो दुनिया के अंदर कम है। नंबर 1 आपका बैकलॉग पे बात की जाती है। नंबर 2 आपका जो जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम है। और तीसरी जिस पे बात की जाती है वो है आपका आउटडेटेड लेजिस्लेशन या उसका प्रोसीजरल सिस्टम जो है, जो 1898 का या 1908 का चल रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात ही की है, तो सुप्रीम कोर्ट की 97 के अंदर जो थी वो 17 स्ट्रेंथ जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई, 16 जजेस और 1 चीफ जस्टिस। और उस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 131 मिलियन थी। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ के करीब है। उस वक्त आपके जो केसेस का बैकलॉग था वो इससे आधे से भी कम था। आज इस वक्त तकरीबन 60,000 से ज्यादा केसेस जो है वो आपके पेंडिंग साहब, ये मैकेनिज्म नए चीफ जस्टिस आफरीदी साहब, अब इस मैकेनिज्म को और किस तरह से बैकलॉग को कम करना है वो तो एक तरीकेकार लेके चल रहे हैं, बजाय इसके कि पार्लियामान बुलडोज करे थ्रू दीज बिल्स और एक तासुर जाए कि वो शायद फुल कोर्ट में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हो। अलीना अब थोड़ा सा इसको जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी पे आए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1947 से लेके लास्ट तक जितनी भी आपके रिफॉर्म्स 2021 या 22 के अंदर जब भी कमेटी को बनती है, जजेस की बनती है, या उसके बाद आप इंडिपेंडेंट जस्टिस सेक्टर से लोग लेके आते हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जब आपको स्टडी करके देते हैं, तो बुनियादी तौर पे वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान के जजेस नहीं है। सर, अमेरिका में फिर पॉपुलेशन के मुताबिक उनके जजेस हैं? किनके? अमेरिका में नहीं, अमेरिका पता है 70 से 80 केस साल के अंदर सिर्फ सुने जाते हैं और उनकी सारी जो फेडरल कोर्ट है वो उन केसेस को रिजॉल्व करती है। मेरे सामने फिगर पड़ा हुआ है कि बर्तानिया की आबादी जो है वो 67 मिलियन है, उनके 12 जजेस हैं। श्रीलंका की पॉपुलेशन 21 मिलियन है, उनके 17 जजेस हैं। मालदीव की पॉपुलेशन 30 मिलियन है, उनके 21 जजेस हैं। तो क्या सिर्फ ये फिगर ये रख लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर जहां पे जजेस कम है हमने उसको फॉलो करना है? क्या पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जजेस की कमी नहीं है? क्या कोर्ट्स की कमी नहीं है? क्या लोगों के साल जिंदगी लग नहीं जाती? तो सर, आप कह रहे हैं कि जुडिशरी के ये रिफॉर्म्स और ये पेंडेंसी, अगेन मेन मोटिव जो है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना है। फैसल साहब, आपको लगता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये जो बैकलॉग है, इसी को कम करना मकसद है या फिर मकसद सियासी है? देखिए, बात यह है कि मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है, मकसद कोई पेंडेंसी तो है नहीं।
सबसे पहली बात यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये एक आईनी फितना है, और अभी जो लेजिस्लेशन है ये उस फितने के बच्चे हैं। यानी जो चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके ऊपर मजीद जजेस लाद करके अपना ये जो फसाड है इसको प्रोटेक्शन देनी है। अब अगर इस बात को सीरियसली लेना है, जो कि सीरियस बात नहीं है कि डिपेंडेंसी है और इतने मिलियन आबादी है और इतने मिलियन ये बात है, गुजारिश ये है कि जो ये निज़ाम अदल है या इंसाफ की फराहमी का निज़ाम है, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस जब पर्चा रजिस्टर करती है या तफ्तीश होती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन यानी अदालत में वकला, और लास्ट एडजुडिकेशन। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो पहले 2 चीज़ों को तो एड्रेस ना करे और सिर्फ एडजुडिकेशन के ऊपर वो फोकस करे, और वो भी एडजुडिकेशन एपेक्स लेवल पे यानी टॉप की अदालत के ऊपर। तो वो तो कह रहे हैं कि वो एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर अच्छा काम जो है वो एक उसको नेगेटिव तासुर दिया जा रहा है। नहीं, उस अच्छे काम के लिए मैंडेट भी तो होना। एक अगर आप रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट आई हुई है जिसको पूरा कौम नहीं मानती और आप डंडे के जोर पे चला रहे हैं, तो वो तो आपने कब्जा किया हुआ है ना। जैसे पुराने ज़माने में कुछ पुरअमन मुल्क होता था, उसमें आके एक गिरोह जो है बदमाशों का वो आके कब्जा कर लेता था, अपनी हुकूमत कायम कर लेता था। तो ये वही हुआ है, और फिर वो अपने मर्जी के आगे मामलात जो हैं वो ये 1898 के कवानीन, 1908 के कवानीन, इनमें जितनी छेड़खानी माशाल्लाह की गई है उतनी बर्बादी लाई गई है। और मैं साथ साथ ये हाफिज साहब से भी जरूर आपका भी कमेंट इस पे चाहूंगी। हाफिज साहब, ये ATC एक्ट में जो ये तरमीम और जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जुमे के रोज गुज़िश्ता हफ्ते, क्या लीगल फ्रेटर्निटी इसको अपोज करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि सियासतदानों का ऑब्वियसली एक स्टांस नजर आएगा। मौलाना साहब ने तो ऑलरेडी इसको कह दिया कि ये मार्शल लॉ लाने के मुतरादिफ है। ये आप शक की बुनियाद पर 90 दिन की तहवील की जो कानून साजी की तरफ अगर आप जा रहे हैं कि किसी को भी डिटेन कर लिया जाएगा 3 माह के लिए, सो ये किस किस्म के अख्तियारात इदारों को ग्रांट किए जा रहे हैं, और क्या इस पर हमें लीगल फ्रेटर्निटी एटलीस्ट वो यूनाइट होते हुए दिखाई देगी? अगर आप जो सेक्शन 8 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसका अगर आप स्पेसिफिक देखें तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसके अंदर आपकी किलिंग्स है, मर्डर्स है, रेप्स है, उसके बाद रेंसम है और आपकी एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो दुनिया भर के अंदर जिसकी मिसाल हम देते हैं सर उसमें अमनो आमा भी है, और उसकी लपेट में फिर नहीं, अमनो आमा वही है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज लेवल पे चले जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बियॉन्ड द कंट्रोल चला जाता है। आप इसको पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव हट से देखें। अमेरिका जिसको आप कहते हैं बड़ी सिविल लिबर्टीज है, उनका जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है या पैट्रियट एक्ट है, उसके अंदर इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो डिटेन कर सकते हैं। मैं फैसल साहब, अगर हाफिज साहब जिस तरह कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं कर पा रही होती, अगर उसका फेलियर है तो क्या इसका हल जो है वो इस बात से निकाला जाए कि आप डिटेंशन का पीरियड जो है वो बढ़ा दें? बस दुनिया भर में नहीं है। प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं तो जजेस की तादाद बढ़ा दें, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही तो जजेस की तादाद बढ़ा दें, और अगर जो है वो तफ्तीश नहीं कर पा रहे तो डिटेंशन का पीरियड बढ़ा दें। बात यह है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो क्यों रही हैं? इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप लोगों को पॉलिटिकली इंगेज नहीं कर पा रहे। जहाँ की ये बात कर रहे हैं, क्या ये अमेरिका में पैट्रियट एक्ट और ये जो दूसरे लॉज हैं, क्या दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है? डेफिनेटली नहीं करती। ग्वांटानामो बे जैसी डिटेंशन सेंटर्स जो हैं, क्या दुनिया उनको जो है अप्रिशिएट करती है? डेफिनेटली नहीं करती। तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको हल करने के लिए डंडा आप चलाते हैं तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के बगैर तो ये होगा नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपकी निशानदेही की कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं और एडजुडिकेशन ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये फिर से तो जाहिर होता है ना कि ये नीयत वो नहीं है ठीक करने की, नीयत तो वही है खराबी करने की। तो वो खराबी जो है मजीद खराबी करके की जा रही है। ना सोच है, ना समझ है, ना कोई फहम है, ना फरासत है, ना कोई बहस है, ना तमीज़ है। बस
जो है वो शुरू हो गए हैं। एक डंडा आ गया हाथ में, पता नहीं क्या जल्दी है कि रात को आईनी तरमीम भी एक रात को मंजूर हो। बट फैसल साहब, आपकी पार्टी ने अभी तक बहरहाल इसको चैलेंज भी नहीं किया 26वीं आईनी तरमीम को। कहाँ पे चैलेंज करेंगे बता दें आप? सॉरी, कहाँ पे चैलेंज होगा? आप अदालत में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, और किधर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट एक सेशन जज है, अभी तक तो वहाँ पे आईनी पेश, इसीलिए तो मैंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम एक फितना है। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि आईनी फितना है। बट येट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट्स। फैसल से पूछे कि आईनी फितना दिया किसने है, और इसका हल बताते हैं कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वो आप समझिए कि वो फितनों का फरीद है, यानी वो साबरी जादूगर से भी बड़ा एक भयानक शैतान है। हाँ। जिसका ये एडवोकेसी की जा रही है। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल इंसाफ को तबाह करने की एक साजिश है किसी एक ताकतवर जो शख्सियात हैं, उनके इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। और क्या है ये? मैं हाफिज साहब जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन की भी बात हो रही थी। अब मैं जरा पुलिस के वर्जन, और चूंकि इंतजार पंजोता साहब एक सीनियर वकील है इस मुल्क के, उनकी बाजियाबी और जिस तरह से एक ड्रामाई तरीके से जो एक पूरा एक मंजर सामने देखने को मिला, ऑल्दो हिज कंडीशन वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोस होता है कि देख के मुल्क के वकील के साथ एक इस किस्म का सलूक बढ़ता जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि उन तक को बहरहाल ये नहीं लगता कि पुलिस का वर्जन जो है वो उस पर यकीन किया जा सकता है। वो कहते हैं कवर अप लगता है। सो किस तरह से आप ये मुल्क के मामलात को देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए? अच्छा अलीना, एक तो ये है कि पुलिस जो है हमारी उस सारे एक माइंडसेट के अंदर है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, और इसको किसी भी हुकूमत ने बदलने की कोशिश नहीं की। आप ये देखें ना कि पीटीआई ने बड़ा रिफॉर्म्स का एक नारा लगाया कि हम पंजाब के अंदर पुलिस को बेहतर करेंगे, और आपने देखा कि कितने आईजीज बदले और पुलिस रिफॉर्म्स ग्राउंड पे आपको नजर नहीं आई। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, और यही वो एक बुनियादी वजह है कि जिससे आपका सारे का सारा जो है इंसाफ का निजाम जो है वो धड़न तख्ता उसका हुआ है कि आपकी पुलिस जो है ना उसके अंदर कैपेसिटी है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ना उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, और ना ही वो पाकिस्तान के आम आदमी के म्यार के मुताबिक या ट्रस्ट के मुताबिक काम कर रही है। तो सर रिफॉर्म्स किसने करने थे? गवर्नमेंट ने करने थे ना, नहीं हुए ना, यही तो बात है उस चीज के अंदर। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज पर आप सर जी, मैंने कहा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं, फिर तरजीहात जो है वो उसमें है नहीं। अवामी मफाद में कहा जाता है लेजिस्लेशन लेकर आते वक्त। अलीना 1947 से लेके 2024 तक जो है पाकिस्तान एक बड़े स्टेटस को के अंदर है। उस स्टेटस को के अंदर जब आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे उतनी देर तक बेहतरी नहीं आएगी। जितनी देर तक आप इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को ब्रेक नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं करेंगे, गवर्नेंस को नहीं करेंगे, जुडिशियल सिस्टम को नहीं करेंगे, ये स्टेटस को है। और स्टेटस को बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी जो है वो उसका सबसे बड़ा सफर है। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंसेस को छोड़ के पाकिस्तान का जो बड़ा एजेंडा रिफॉर्म्स है उस पर मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं फैसल साहब मुझे आखिर में और आपसे भी इंतजार पंजोता साहब की कंडीशन को लेके, आपको लगता है कि ही वाज फोर्स्ड टू गिव अ स्टेटमेंट अंडर कोअर्जन? इंतजार की सिचुएशन अभी तक स्टेटमेंट देने वाली है ही नहीं। वो स्टेटमेंट किसी सूरत एडवाइजमेंट नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। जब तक आप सेंसस में नहीं हो, वो जिन हालात में था उन हालात में उनको उसका स्टेटमेंट लेना ही गलत था। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से सलूक उनसे किया गया है इंतजार के साथ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इसकी कोई भी वजह नहीं दी जा सकती। इंतजार एक पाकिस्तान का शहरी है वकील होने के अलावा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बार काउंसिलें जो हैं वो सोई हुई हैं, वो हुकूमत को खुश करने में लगी हुई हैं, और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वकला के हकूक़ के लिए उनका किरदार बिल्कुल नहीं रह गया है। इसी तरह बार एसोसिएशंस हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि ये इतना कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो है ये क्यों है। इसी तरह आपकी सहाफ़ती तंजीमें हैं, अनअनाउंस्ड बैन है, इमरान खान साहब के बयानात ना रिपोर्ट हो रहे हैं, ना आप पेयर कर सकते हैं। आप बानी आप कहते रहते हैं सारे लोग, तो ये आपके ऊपर एक प्रेशर है। लेकिन जो लोग इन प्रेशर में काम कर रहे हैं उनको भी तहसीन करना पड़ेगा कि इस प्रेशर में आप जैसे कई जर्नलिस्ट जो हैं वो बात तो करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन जो है और आज बहुत
सुकून है। राइट, बट फैसल साहब आज उनकी इमरान खान साहब की एहलिया भी आज उन्होंने कंप्लीट मिसट्रस्ट का इजहार किया है अदालतों पे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अब अपीयर पेश नहीं होंगी। शी ऑल्सो ब्रोक इनटू टीयर्स। साथ साथ उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पे भी उसका भी इजहार किया है। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, ये ब्रोक इनटू टीयर्स वाली ना वो खातून है, वो बहुत दलेर खातून है। यस, शी कंप्लेंट एंड वेरी राइटली सेड वो अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। अदालतों में जो खासकर फेडरल जो हुकूमत के अपॉइंटेड जजेस हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं और बहुत अंडर प्रेशर हैं। वो बिल्कुल काम नहीं, वो वन साइडेड जो है वो जस्टिस को क्रश कर रहे हैं। अबू शबीर की जो भी गुफ्तगू है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी ये जो हॉक्स न्यूज चलाई जाती है वो ब्रोक इनटू टीयर्स, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। राइट, बट वो वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की कारकर्दगी से भी वो मुतमईन है या डिससैटिस्फाइड है? देखिए, वो तो जब 9 महीने आप अंदर रहे, वकला जो है वो तो जो भी अपने तय कर सकते हैं वो कर सकते हैं। क्लाइंट की डिससैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन अपने वकीलों के ऊपर तो उनका और वकला का मामला है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया तो उसकी कोई रीजन भी होगी उनके पास। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम अलीना शकी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।